आज हम रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्लास 10th की जो साइंस का कल एक चैप्टर किया था अपन ने, उसी से एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हम आज करेंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसी के जो एग्जाम्पल रह गए थे वो एग्जाम्पल हम आज करेंगे। तो प्रश्न पहला है, प्रश्न पहले में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, वायु में जलाने पर, किसमें, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्या लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो एक सफ़ेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रैगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं, ताकि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परत होती है उससे क्या हो जाती है, हट जाती है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के पश्चात रिबन पर बन जाता है। तो ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण को लिखना है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब हम क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड की प्राप्ति हमें होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है, H2 है, और क्लोरीन Cl2 है। तो जब हम इसको आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, 2HCl। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो संतुलित समीकरण बनाना है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2, तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन के भी कितने परमाणु हो गए, 2। यहाँ पर क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्लोरीन के 2 परमाणु की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 2 का एक गुणा कर दिया तो क्लोरीन के भी कितने परमाणु हो गए, 2। इस प्रकार इसका जो परमाणु का कुल द्रव्यमान है यहाँ पर कितना हो गया, 4, यहाँ पर भी कितना है, 4, अर्थात यह समीकरण है जो संतुलित है। इसी प्रकार नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड को जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। तो बेरियम सल्फेट के जो 3 परमाणु हैं, बेरियम क्लोराइड है जो, इसको ए जलीय विलयन है। जब जलीय विलयन की अभिक्रिया हम एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराते, ए भी जलीय विलयन है, तब हमें बेरियम सल्फेट की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ हमें मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमें यहाँ पर देखें, बेरियम के कितने परमाणु हैं, 3, क्लोरीन के कितने हैं, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर भी हम देखना है, इस साइड जाएंगे, ए है अभिकारक, ए साइड क्या है, अभिकारक, और ए वाली साइड हो जाता है आपका उत्पाद। तीर के दाएं साइड होता है उत्पाद और तीर के लेफ्ट साइड होता है क्या, आपका अभिकारक। ठीक है, तो हमने देखा कि अभिकारक में जो 3 बेरियम के कितने परमाणु हैं, 3। तो यहाँ पर भी देखा हमने उत्पाद में भी बेरियम के कितने परमाणु हैं, 3 हैं। यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जो परमाणु की संख्या कितनी है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर भी देखा कि क्लोरीन की परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो 3 ए है और 2 यहाँ पर इसका गुणा होगा, 2 और 3 कितनी होगी, जाएगी 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी है, क्लोरीन की यहाँ पर 2 है, जब हम 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगी क्लोरीन की संख्या कितनी, परमाणुओं की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर भी Al2 लिखा है, तो यहाँ भी परमाणु की संख्या एल्यूमिनियम की 2 है। सल्फेट की बात करें तो SO2 में यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के साथ 4 परमाणु हो, 3 है कोष्टक के बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देख लें तो SO2 है, जो SO2 के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर SO4 की ऑक्सीजन के साथ कितने हैं, 4, और यहाँ पर 3 बेरियम के, तो 3 का जो गुणा होगा वो सब में होगा। तो यहाँ पर कितने परमाणु हो जाएंगे, SO4 के पास में हो जाएंगे 12। तो इसी प्रकार हम जब इन वाले परमाणुओं को और इन वाले परमाणुओं को आपस में जोड़ेंगे तो वहाँ पर हमें क्या होगा, संतुलित समीकरण प्राप्त होगा, अर्थात दोनों प्रकार के परमाणुओं की संख्या यानी अभिकारक या उत्पाद के जो परमाणु हैं उनकी संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जब दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पादों के बीच की जो परमाणु संख्या होती है आपस में जब बराबर हो जाए तो वह समीकरण जो होता है संतुलित समीकरण कहलाता है। जबकि असंतुलित समीकरण होता है, असंतुलित समीकरण को हम ढांचागत समीकरण कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है, सोडियम को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर लिखा है सोडियम के 2 परमाणु तथा ये पानी है, 2H2O पानी। जब हम दोनों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, अभिकारक ये हैं, ये हुआ उत्पाद, तो हमें उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है।
जब गैस की प्राप्ति होती है तो गैस की प्राप्ति के लिए हमें तीर का निशान लगा होता है इस प्रकार का, ठीक है, एरो का निशान होता है ऊपर साइड, ये तीर का निशान लगाता है हाइड्रोजन जब कोई भी गैस निकलती है तो कौन सा निशान होता है, ए वाला एरो का निशान होता है। यहाँ पर नहीं लगा है हालांकि, मगर मैंने बता दिया कि जब कोई गैस उत्सर्जित होती है तो इस प्रकार का निशान लगा होता है, और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होने के लिए इस प्रकार के त्रिभुज का निशान होता है, ठीक है, ऐसा लगा होता है ऊपर, ये ऊपर लगा है, ये नीचे नहीं है कुछ, ये वाला ए है, त्रिभुज का निशान होता है जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक। तो ऊष्मा उत्सर्जन हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, और उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जबकि ऊष्माशोषी में क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। तो जो अपघटन की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माशोषी होती हैं, और संयोजन की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है, ठीक है। हम लिखते हैं, जैसे लिखा है, जल में जब हम बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा आघूलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। देखते हैं इसकी अभिक्रिया, नीचे लिखा है, ये रखा आपका क्या, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड है जो ये जलीय विलयन है, एक्वस है, ये एक यू लिखा है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन है। जब हम इसकी अभिक्रिया किससे, सोडियम सल्फेट से कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट मिलता है, ये सॉलिड रूप में मिलता है जो अवक्षेप कहलाता है यहाँ पर। और साथ ही साथ हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस है जलीय विलयन में, अर्थात जो सोडियम क्लोराइड होता है वह विलयन में क्या होता है, घुला होता है, जल में घुला होता है। और जो बेरियम सल्फेट होता है अवक्षेप के रूप में नीचे हमें जमा मिलता है, ठीक। तो ये हो, और जो बेरियम सल्फेट जो अवक्षेप होता है इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, कैसा होता है, सफ़ेद, कैसा, सफ़ेद रंग हमें प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में। हम दूसरी यहाँ पर अभिक्रिया देख लें, दूसरी में क्या लिखा है, दूसरा में लिखा है सोडियम क्लोराइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण भी नीचे लिखा है और इसकी अभिक्रिया भी लिखी है। क्या लिखा है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड ए जलीय विलयन है, जब इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें सोडियम क्लोराइड, ये लवण है, इसकी प्राप्ति होती है, साथ ही साथ हमें जल प्राप्त होता है। यहाँ पर सीधी सी बात यह है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या अर्थात धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड तो साथ ही साथ जल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हम सोडियम के संतुलित और देख लें, समीकरण संतुलित है कि नहीं, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी, 1, तो यहाँ पर भी देख लें सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर देख लें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में यहाँ पर हाइड्रोजन एक परमाणु, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो टोटल हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 हैं। अब साथ ही साथ हमें देखना ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। अब बचा क्या आपका क्लोरीन की जो परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरा समीकरण है जो आपस में क्या है, संतुलित है, ठीक। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए हम अभी एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, हम वो अभिक्रियाएं दी हुई जो चैप्टर में वो कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 में पेज क्रमांक 11 का है, लिखा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग यदि सफेदी करने के लिए होता है तो पदार्थ X का नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन 2 में दिया है कि ऊपर जो I है मतलब X पदार्थ है, लिखे गए X की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पदार्थ X का नाम क्या है, अर्थात पदार्थ X है जो बिना बुझा चूना है। बिना बुझा चूना को हम कैसे लिख सकते हैं, CaO, ये होगा क्या, बिना बुझा चूना, ठीक। जब बिना बुझा चूने की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं अर्थात H2O के साथ कराते हैं हमें, तो क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है जलीय विलयन में। अर्थात हम कह सकते हैं X पदार्थ जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। जो ये लिखा है यहाँ पर, बिना बुझा चूने को जब हम जल के साथ मिलाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हो जाती है, ठीक। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा है क्रियाकलाप 1.7 की जो प्रश्नावली एक क्रियाकलाप था उसमें बुक का क्रियाकलाप, उसमें एकत्रित गैस दूसरी गैस से क्या है यहाँ पर
अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पर क्या जल है, जल को जब हम ऊष्मीय अपघटन, यहाँ पर अपन ने देखा था जल को विद्युत अपघटन के द्वारा क्या किया था, वियोजित किया था। ये हमने देखा था अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में देखा था कि जो विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन का एकमात्र उदाहरण है जल का। विद्युत अपघटन से हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो जल में हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2, और ऑक्सीजन की कितनी है, 1। तो यहाँ पर हम देख लें कि ऑक्सीजन के परमाणु हैं, जो ऑक्सीजन के परमाणु तथा हाइड्रोजन के परमाणु के अनुपात, जो हाइड्रोजन का परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु के अनुपात जो होता है 2:1 है। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। जब हम पानी का जो परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, 18, और D2O मतलब कठोर जल का जो वो होता है द्रव्यमान, ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका 20, कितना, 20। ठीक, तो ये भी याद रखना है। कठोर जल होता है जिसे हम D2O बोलते हैं, D2O का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 20, और जो नॉर्मल जल होता है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बात भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस हमें किस पे प्राप्त होती है, कैथोड पर, और जो एनोड गैस है, जो एनोड गैस किस पे एकत्रित होती है, ऑक्सीजन पर। परंतु यहाँ पर ये बात देखना है कि कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस की गैस मिलती है हमें, वो एनोड पर एकत्रित होने वाली ऑक्सीजन गैस की मात्रा में कितनी होती है, दुगनी होती है। अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा होती है 2, तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 1। अर्थात इस अनुपात में हमें क्या होता है, पानी मिलता है जब ये आपस में जुड़ते हैं। तो हमें इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है, इसका टोटल द्रव्यमान होता है 18। और ठोस जल यानी कि जो कठोर जल होता है जिसको हम D2O बोलते हैं, तो इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है 20, कितना, 20। ठीक, आगे चलते हैं। वो अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर देख लें। जल का ये लिखा है, जल का वैद्युत अपघटन क्या है, जल का वैद्युत अपघटन, जल का वैद्युत अपघटन इसने वहाँ पर बताया है। ये रहा एनोड, एनोड पर कौन सी छड़ है, ग्रेफाइट की रॉड है। ये है कैथोड, कैथोड पर कौन सी डॉट लगी है, यहाँ पर ये वाली जल के साथ, यहाँ पर देख लें, देखो एनोड है, एनोड पर प्राप्त होती है कौन सी, ऑक्सीजन गैस। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जब हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर कौन सी, एक क्वेश्चन बनता है एनोड पर कौन सी रॉड होती है, एनोड पर होती है कौन सी रॉड, ग्रेफाइट की रॉड। और हमें प्राप्त क्या होता है यहाँ पर, एनोड पर जब हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होती है, एनोड पर ऑक्सीजन। और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, कैथोड की रॉड पर हमें होती है प्राप्ति क्या, किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक, ये जल विद्युत अपघटन का उदाहरण है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या लिखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। यहाँ हम देखेंगे, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ये CuSO4 है यहाँ पर 4 में से, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का जो नीला हल्का रंग होता है वो कैसा हो जाता है, नीला हल्का रंग मलिन हो जाता है। मलिन मतलब थोड़ा सा मटमैला टाइप का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन होता है कापर से अधिक क्रियाशील है या अभिक्रियाशील है, जो कापर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और आयरन सल्फेट बनता है, और कापर धातु क्या हो जाती है, निकल के कापर धातु बनती है। इस प्रकार की अभिक्रिया है, नीचे लिखी हुई है, देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये है वो अभिक्रिया जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। कॉपर सल्फेट एकस विलयन में है और जो आयरन है वो सॉलिड है, ठीक। तो यहाँ पर हम जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो हमें फिर सल्फेट प्राप्त होता है जो हल्का हरे रंग का होता है। साथ ही साथ हमें कॉपर क्या हो जाता है, यहाँ पर विस्थापित हो जाता है। आयरन क्या करता है, आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जो कॉपर है कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है उस विलयन से। तो हमें कॉपर की प्राप्ति अलग हो जाती है। और जबकि यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यानी कि फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। और फेरस सल्फेट जो निर्मित होता है उसका रंग होता है हल्का सा हरा होता है। कैसा होता है, हल्का सा हरा। और जो कॉपर सल्फेट होता है उसका रंग कैसा होता है, विलयन का नीला होता है। जब आयरन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इसका रंग जो हो जाता है हल्का हरा हो जाता है। और साथ ही साथ में कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित होता है। सीधी सी बात हम कहें, जब हम आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो हमें आयरन सल्फेट मिलता है। आयरन सल्फेट जो मिलता है वो हरे रंग का मिलता है। और साथ ही साथ में कॉपर धातु की हमें प्राप्ति होती है, ठीक। और जो कॉपर सल्फेट होता है, जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है पहले नीला, फिर इससे क्या होता है, कॉपर हट जाता है, आयरन आ जाता है उसकी जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हल्का सा हरे रंग का फेरस सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण दीजिए। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया ये दी है यहाँ पर, ठीक।
देख लेते हैं। ये लिखा क्या, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें लेड क्लोराइड की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोजन अर्थात नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो लेड नाइट्रेट है और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो लेड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जो यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापित हो गई, क्योंकि पहले क्या था, HCl था, तो क्या करता है यानी कि लेड इसको विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर ये बनता है नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, और ये यहाँ पर बनता है क्या, लेड क्लोराइड। लेड जो क्लोराइड होता है वो कैसा होता है, ठोस, और नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। हमने देखा कि उपचयन जो होता है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि। ये हमने चीज़ें पिछले लेक्चर में देख ली हैं, फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या देखना है, जैसे सोडियम है, सोडियम की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई गई तो हमें सोडियम Na2O की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सोडियम है, जो सोडियम का तो ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब सोडियम क्या है, उपचयित हुई है, और ऑक्सीजन क्या है, अपचयित हुई, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ह्रास हुआ है, परंतु सोडियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम क्या है, उपचयित हुआ है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, अपचयित हुआ। आगे देख लें, ये लिखा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराई तो हमें कॉपर की प्राप्ति हुई और पानी की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है ये हुआ है क्या, अपचयित हुआ है। अपचयित का मतलब यहाँ पर यह है कि इससे ऑक्सीजन क्या है, वो हटी है, और जबकि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उपचयित। उपचयित का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा थ्योरी में भी दिया होगा शायद, हाँ लिखा है। जैसे कि फर्स्ट में क्या लिखा था कि इस अभिक्रिया में जो सोडियम है, क्या है, सोडियम और सोडियम है जो ऑक्सीजन में उपचयित होता है, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयित हो रहा है, अपचयित होने वाला पदार्थ है। अर्थात जो उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः, उपचयित पदार्थ है सोडियम, और अपचयित पदार्थ है क्या, ऑक्सीजन, हम पहले बता चुके हैं। इसी का एग्जाम्पल दूसरा है, जो कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कॉपर तथा पानी की प्राप्ति होती है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को तो यहाँ पर क्या हो, अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और उपचयित होने वाला पदार्थ, जो यहाँ पर उपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन उपचयित का मतलब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हुई ऑक्सीजन की। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है। ये रहा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड अपचयित का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना। ठीक, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अर्थात हम कह सकते उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, और अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जो वहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए। अभी तक हमने देखे हैं चैप्टर के वो क्रियाएं थी, अब यहाँ पर हम देखेंगे उसी से संबंधित जो एग्जाम्पल दिए हैं आपके NCERT बुक में। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो लिखा है 2PbO अर्थात ये सॉलिड है, अर्थात लेड ऑक्साइड है। जब हम कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें किस की प्राप्ति होती है, लेड की तथा कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये देखना कि यानी सीसा है जो अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन तो यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसका क्या होता है, उपचयन ही होता है कार्बन। मगर यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन का उपचयन हो रहा है, ए लिखा, कार्बन का उपचयन हो रहा है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। मगर हमसे पूछा है गलत, तो गलत में क्या हो जाएगा, गलत में हो जाएगा आपका ए और बी, ये दोनों हो जाएंगे गलत। जबकि सही क्या होगा, सही होगा कि कार्बन है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जबकि लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अर्थात लेड ऑक्साइड में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा Fe2 अर्थात फेरिक ऑक्साइड है। Fe2O3 को जब हम एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, साथ ही साथ आयरन की प्राप्ति होती है। तो
तो यहाँ पर ये देखना कि आयरन से जो आयरन है जो एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं एल्यूमिनियम है जो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या करता है, एल्यूमिनियम है, आयरन को एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड से क्या करते विस्थापित कर देते, तो बना क्या लेते एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन हो जाता है यहाँ पर अलग। क्योंकि जो हम अभिक्रियाशीलता की श्रेणी देखते हैं उसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील है क्या है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर इसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सब क्या है अभिक्रियाशील है। अर्थात तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम है जो किससे आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन को एल्यूमिनियम क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या बना लेता है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो हमें इस अभिक्रिया में देखना था कि अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया है जो ये विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है लोहा है जो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही प्रकार का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो आयरन क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनाता है। ये ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन, यानी ऑप्शन कौन कौन सा, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस, आयरन हाइड्रोक्साइड, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ये क्वेश्चन आया है रेलवे में। ठीक, तो हम उसी से संबंधित यहाँ पर थ्योरी में देख लेंगे। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं और राइट हैंड साइड बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये किसने कहा था, ये लेबुजियर ने कहा था। ठीक है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान, अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। ये इसलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सत्यापित करने के लिए। ठीक, यहाँ पर ये बात कन्फर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित कथनों को क्या करना है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित कर उनको संतुलित करना है। ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जो इससे संयोग करके अमोनिया का निर्माण करना है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, जी लिखा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जब हम अभी किससे, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब हम नाइट्रोजन के साथ करते हैं तो हम अमोनिया की प्राप्ति होती है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है संयोजन अभिक्रिया। पहली बात तो हमें ये देख लें, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब A + B बराबर क्या मिले हमें C, तब ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ये कहलाते हैं आपके अभिकारक और ये कहलाते हैं क्या, उत्पाद। अब दूसरा देख लें, दूसरा क्या लिखा है, यहाँ पर दूसरा लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के दहन से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब वायु में दहन करते हैं, वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसको हम देख लें थोड़ा सा, आगे चलते हैं। इसी का दूसरा है बी में क्या है, जो लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ हम दहन करते हैं तो हमें पानी तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। किस गैस की प्राप्ति होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। ठीक, अब क्वेश्चन इसी का सी नंबर देख लें। सी नंबर में क्या लिखा है, सी नंबर में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट अवक्षेप का निर्माण करती है। आगे देख लें हम इसी का समीकरण क्या बोलता है। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, जब हम बेरियम क्लोराइड जो क्या है लिक्विड मतलब जलीय विलयन है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। क्योंकि एल्यूमिनियम है बेरियम से क्या है अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या करता है, एल्यूमिनियम है बेरियम को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। जब किसी भी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तब उस हम अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये सी नंबर है जो यहाँ पर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेंगे बेरियम के 3 परमाणु हैं, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर बेरियम के 3 है, यहाँ पर भी बेरियम के 3 है। क्लोरीन की यहाँ परमाणु संख्या 2 है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ पर कितनी है, यानी अर्थात 3
का गुणा हम क्लोरीन के 2 परमाणु के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पर भी देख लो क्लोरीन की परमाणु संख्या 3 है, एल्यूमिनियम के पहले 2 लगा है, तो 2 का गुणा जब हम क्लोरीन के 3 में करेंगे तो यहाँ पर भी परमाणु संख्या क्लोरीन की कितनी हो जाएगी 6। अब एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी 2 है, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2 हो जाएगी क्योंकि 2 का गुणा Al के साथ है। अब देख लें यहाँ पर कितनी हो जाएगी सल्फेट SO4 में यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 12। यहाँ पर भी देख लो तो ये 4 है, ये 3 है, इसका गुणा होगा तो हो जाएगी इसकी परमाणु संख्या कितनी 12। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन सी में है वो संतुलित भी है, साथ ही साथ में इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है।